नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बगैर किसी परेशानी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस खास ताबड़तोड़ टॉपिक को। और ये कुछ इतना खास टॉपिक होने वाला है जो आपको बताएगा कि किस तरीके से चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह क्लास वीरों से खाली नहीं है। क्लास के अंदर आ चुके सभी छात्र अपने आप में एक विशेष छात्र होने की प्रतिभा रखते हैं और साथ ही साथ ये वही छात्र है जो आगे आने वाले समय में दरोगा स्लैश दरोगन स्लैश सब इंस्पेक्टर के साथ इंस्पेक्टर होने का दावा भी ठोक सकते हैं। क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आप ये समझ लीजिएगा, यहां पर एसएससी के छात्रों के साथ साथ यूपीएसआई के छात्रों का वो जखीरा आता है जो अपने आप में एकदम बेहतरीन वाले सब इंस्पेक्टर 2 सितारे लगाने की क्षमता रखता है। तो जो बच्चे क्लास के अंदर पहली बार कूदे हैं, मैं आपको बता दूं कि या तो आज आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है या फिर मान लीजिए दरोगा बनना आपसे दूर नहीं रहा। ठीक है, चलो ये कभी कैंसिल नहीं होगा। जैसा मैंने कहा था कि भाई सिस्टम खींच के रखना है, 30 दिन ऐसे ही नहीं हो जाते। ये मौका आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब आप जीवन में थक हार जाएं, परेशान हो जाएं और आप सोचे कि अब जीवन में संघर्ष का कोई मोल नहीं, तब इस क्लास में आके देख लेना कि चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता वरना फिर आप भावुक हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं यह मॉक रेगुलर चलते रहेंगे। दीज आर द मॉक्स, काइंड ऑफ मॉक्स हैं ये, और ये मॉक्स आपके रेगुलर चलते ही रहेंगे। जिस प्रकार से करंट अफेयर रेगुलर होती है ना, उस तरीके से ये मॉक रेगुलर हो जाएंगे और ये आपको बहुत कमाल के मॉक देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआती तौर पर ये यूपी एग्जाम्स के लिए चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय पर ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी शुरू होंगे। राइट, अब मॉक्स रेगुलर हैं। ये जो मॉक का सब्जेक्ट है दैट इज यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस। यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं इसके अंतर्गत यूपी जीके, इसके अंतर्गत यूपीएसआई के लिए कंप्लीट जीके ये भी इसमें इंक्लूड होगी। साथ ही साथ मूल विधि के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ ये समझना यूपी जीके यूपीएसआई मूल विधि करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से, स्टैटिक जीके के पोर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से सम्मिलित किया जा रहा है। तो रेडी हो जाइए, 1 2 3 रेडी एकदम। और दिस इज मॉक नंबर 7। कल इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी जो इन सभी मॉकों को समाहित रखेगा। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दो कि यस सर वी आर रेडी। तो पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मार दूं और पहला ही सवाल आपको चित्त कर देगा। पहला सवाल ऐसा कि आप देखते ही कहे वाह क्या सवाल है। ठीक है, ये लीजिए। और ये सवाल सीधा एग्जामिनर की कॉपी से हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को, बहुत बढ़िया लेवल पे करते हैं। डुग्गू, अभी मेरे विवाह की एनिवर्सरी नहीं है, कृपया आप आराम से बैठे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर स्कोर बहुत ध्यानपूर्वक समझाते हैं कि देखो मैं छुप के विवाह नहीं करूंगा। अगर आपको ये लगता है नहीं जी एकदम सरेआम, जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो विवाह को बताते नहीं, उनको लगता है कि फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, उनको लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन में छुपाव रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं, जो हूं आपके सामने हूं, ना झूठ बोलता ना छल करता, छल कपट से परे हूं मैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा आपके समक्ष पहला सवाल, आर पार का सवाल है। आपको बीएनएस के कुछ सेक्शंस दिए गए और साथ ही आपको दिए गए हैं कुछ उसके संबंधित अपराध। बीएनएस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो बीएनएस के अंदर आपको बीएनएस में आपको टोटल देखने को मिलेंगे 20 भाग देखने को मिलेंगे। 358 सेक्शन, 358 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और बीएनएस के द्वारा आईपीसी 1860 को, बीएनएस के द्वारा आईपीसी 1860 जो था उसको समाप्त करके लागू किया गया। यह आपको पारित होता है जो है 2023 के अंदर 25 दिसंबर में, लागू होता है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, याद रखिएगा, बगैर परेशानी के, बगैर किसी दिक्कत के हम स्टार्ट करते हैं। तो बीएनएस 345 आपको देखने को मिलता है। ये किससे रिलेट करेगा सर? 345 आपको देखने को मिलता है संपत्ति चिन्ह से, क्योंकि ये भाग 18 में है। भाग 18 में आपको देखने को मिलता है 345 से लेके और 350 प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, भाग 18 में देखने को मिलता है 345, ये संपत्ति चिन्ह है। बीएनएस 317 अगर हम बात करते हैं, बीएनएस 317 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर यह चोरी की संपत्ति की चर्चा करता है कि चोरी की संपत्ति, स्टॉलन प्रॉपर्टी की बात करता है। जैसे 303 है वो बात करता है छीना झपटी के बारे में। 303 बात करता है झपटमारी के बारे में बात करता है, जैसे स्नैचिंग बोला जाता है, जिसे बोलते हैं स्नैचिंग जिसको बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं बीएनएस 140 मर्डर के उद्देश्य से किसी का अपहरण किया जाता है, वो 180 के अंदर है।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर BNS 129, ये आपकी क्रिमिनल फोर्स की चर्चा करता है। तो सब मैंने क्लियर करे, यह है 4 3 2 1, पहले का 4, दूसरे का 3 2 1, बात खत्म पहले सवाल का। जिसने दिया था बी आंसर, बी मतलब बी आंसर इसका था। ठीक है, लीजिए जी अगला सवाल आपकी कॉपी में फेंक के मारा है। आज मैच द फॉलोइंग करा दूंगा, इतने मैच द फॉलोइंग करा दूंगा कि विभाग के लिए मैच आपका करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या हाल है मित्र, राम राम लग रहे, बढ़िया भाई साहब। लो जी, आपको देखने को मिला संविधान के अंतर्गत कुछ पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड आपके पोर्शंस हैं। संविधान का भाग 9B, यह आपका 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT झटपट आर्टिकल देखने को मिलते हैं। दीज आर रिलेटेड टू 9B। इसमें तो भाग ही नहीं है, इसमें तो भाग ही नहीं है, क्योंकि 9B जो भाग है वो रिलेट किससे करता है सर? ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेट करता है। तो मैं पहले भाग को तड़का देता हूं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज 9A से रिलेट करती हैं, 243 P से लेके ZD से रिलेट करती हैं, ये अलग ही होगा। भाग 14th A 323A ट्राइब्यूनल्स, भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368, करेक्ट आंसर होना चाहिए ABC। पूछा है संविधान के भाग रिलेट करते हैं, B और C, केवल B और C रिलेट करते हैं बच्चे, इसमें A रिलेट नहीं करता, B और C इसके अंदर होगा। ठीक है, चलिए बहुत तगड़े तरीके से इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या इसके अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सवाल नंबर तीसरा है, बताइए ईयर ऑफ एग्रीकल्चर विच स्टेट डिक्लेयर 2026 एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन 26 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026 में डिक्लेयर किया जाता है, ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया जाता है मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा। दिस इज मंगू भाई छगन भाई पटेल कहते हैं कि हम इस बार मनाएंगे इस वर्ष को एग्रीकल्चर दिवस के तौर पर। तो यह कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर कि भैया मध्य प्रदेश जो है वो इस बार डिक्लेयर कर रहा है कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के तौर पर घोषित किया गया है इस राज्य को। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। अगर मैं बात बताता हूं, जो बेस्ट टैब्ल्यू इस बार की रही है, बेस्ट टैब्ल्यू इस बार की रही है वो मतलब झांकी, क्योंकि यह तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। झांकी के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो वो भी समझ लीजिएगा। इस बार की बेस्ट टैब्ल्यू या इस बार की बेस्ट झांकी जो कही गई है वो महाराष्ट्र के बारे में कही गई है। जो लोग हरियाणा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं ये हमेशा से ही खास रहा है। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इस बार का जो एडिशन चल रहा है, विंटर गेम्स जो इस बार चल रहे हैं 2026, तो इसका जो पहला फेज हुआ है जो कि लेह में हुआ था, उसके अंदर टॉपर कौन रहा है? हरियाणा ने इसको टेबल टॉप किया है। हरियाणा के पास 7 मेडल हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, और याद रखना ये टेबल टॉपर बन गए हैं। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलो बगैर परेशानी के लीजिए चौथे नंबर का सवाल, फटाफट से बताओ। पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चौथे नंबर का सवाल है, पूछ रहा है which of the following is not correctly match। 4th नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। देखो जितने बच्चे मौजूद हैं आप सबके सब लाइक कर दीजिए, माहौल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, माहौल अपने आप बन जाएगा। फटाफट से बताएं कि आपके कुछ आपके सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कनेक्ट नहीं है। दीवार में पटक के मारो, सही हो जाएगा। अद्भुत अज्जू भाई, ठीक है अज्जू भाई, लगता है दवाइयां आपकी चल रही हैं अभी भी। एनटीपीसी ग्रेजुएट कब होगा? बहुत जल्दी होगा, ठीक है बहुत जल्दी होगा। करेक्ट, हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की बात यहां पर चल रही है। अच्छा एक बात और बताइए, मैं एक कंप्लीट जीएस का बैच भी लेके आने वाला हूं, वो भी यूट्यूब पर। तो कितने बच्चे एग्री हैं इसके लिए बताइएगा जरूर। अगर मैं आर्टिकल 30 की बात करता हूं तो यह आपको कहां देखने को मिलता है? सर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, बहुत बढ़िया। यह किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। सर अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यह आपकी माइनॉरिटीज के लिए है। 4 माइनॉरिटीज के लिए है, 4 माइनॉरिटीज के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे लल्ला। अब मैं 4 माइनॉरिटीज की अगर यहां पर चर्चा कर लूं, अगर माइनॉरिटीज की चर्चा यहां पर कर लूं तो आप मुझे बताइएगा कि माइनॉरिटीज कौन कौन से बेसिस पर हो सकते हैं? लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस, एंड रिलीजियस बेसिस पर यह हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस पर ये हो सकते हैं। करेक्ट आंसर वो बिल्कुल ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस, पहला बिल्कुल सेट मैच है। 15वां धर्म लिंग जाति, धर्म लिंग जाति जन्म स्थान, धर्म जाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, परफेक्ट है, सही है।
उपाधियों का उन्मूलन सही है। आर्टिकल 20 जीवन का अधिकार, यार सारे तो मैच कर रहे हैं। अच्छा ये गलत है बच्चे, 17 नंबर का गलत है। 17 तो अस्पर्शता का उन्मूलन है ना बच्चे, अस्पर्शता, अस्पर्शता इसका मतलब होता है छुआछूत का अंत यहां पर किया जाता है, छुआछूत का अंत यहां पर किया जाता है, छुआछूत का अंत यहां पर किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको यहां देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है आर्टिकल 18 में, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। आर्टिकल 18 में यह जाएगा, इसके बारे में आप याद रखेंगे बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, याद रखो। अब ये करेक्ट होता है फोर्थ। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर का सवाल। ठीक है, फिफ्थ नंबर का सवाल। अच्छा ये क्या है? अच्छा इससे रिलेटेड बातें बताइए। ओफो, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, आपका राइट टू फ्रीडम रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 से 30 और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी रिट्स आर्टिकल 32। करेक्ट, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को जो है आपका घोषित किया गया है कि दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस किसको बताया गया है? 5वें नंबर का सवाल है। इसके अंतर्गत कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में परिभाषा देता है? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा आपको कहां देखने को मिलेगी? बात करते हैं। देखो बात को समझना, महिला को मारना पीटना फिजिकल हिंसा है, उसके साथ महिला के साथ अनैतिक प्रकार से लैंगिक संबंध बनाना, ठीक है, मतलब अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस, यह भी एक प्रकार का शोषण है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर परेशान करना, यह भी एक प्रकार का शोषण है। प्लस महिलाओं को डराना धमकाना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, यह भी एक प्रकार का शोषण है और यह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो यह हिंसा के बारे में बताया जाता है। और करेक्ट तौर पर अगर मैं बात बताऊं, जो डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन किया गया है वो यहीं पर डिफाइन किया गया, विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो 2005 के अकॉर्डिंग यह किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो धारा 3 है वो इसके बारे में चर्चा कर दी है, डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा बताई गई है। ये सबकी परिभाषा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस 3 में उल्लेखित किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस 3 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। कोई समस्या इसके अंतर्गत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के 21 का प्रावधान क्या करता है? देखो ये महालल्लू सवाल है, मैं सवाल में थोड़ा सा लेवल चेंज करूंगा। जैसे धारा 21 का ए आपका जो बताता है, इसके बेसिस पर आपका जो एक्ट आता है राइट टू एजुकेशन, ये कब आया कब लागू हुआ? जो इसके बेसिस पर आपका एक्ट आता है वह कब आया, वह एक्ट कब आया और वह कब लागू हुआ? कब लागू हुआ वो मुझे बताइए, कब आया और वह कब लागू होता है? थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। सर अगर हम बात करते हैं, यह आता है 2009 में और लागू होता है 2010 में। क्या था ये? राइट टू एजुकेशन, RTE। और यह है आपका शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में देखने को मिलेगा। 23 और 24 में देखने को मिलेगा। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करूं तो यह आपको 21 में देखने को मिल जाएगा। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करूं तो सर यह भी आपको 29 में ही देखने को मिलेगा और 30 में देखने को मिलेगा। दिस बोथ आर माइनॉरिटी राइट्स। करेक्ट है। ये आपका सवाल नंबर था, आपका 6वें नंबर का था ना? हाँ 6वां। लीजिए 7वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्वेश्चन मार्क में उपाधियों का अंत उल्लेखित है। ये भी बहुत लल्लू सवाल है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं, सवाल को ही बदलता हूं। इसका करेक्ट आंसर तो 18 है, लेकिन 7वां सवाल आपका रीडिजाइन होके आ रहा है। 7वां सवाल आपका रीडिजाइन होके आ रहा है। ये रहा 7वें नंबर का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा 7वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 7। अब यहां पे मैं कुछ तगड़ा सवाल बनाता हूं क्वेश्चन से, ठीक है। किस वायसराय के समय पर, किस वायसराय के समय पर, वायसराय के समय पर, किस समय पर, किस वायसराय के समय पर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बलि प्रथा पर रोक लगाई गई, बलि प्रथा पर रोक लगाई गई, रोक लगाई गई, लगाई। तो आपको बताना है किसके समय पर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताना है। बलि प्रथा के बारे में मुझे बताना कि इसका विरोध किस जनजाति ने किया था? इसका विरोध किस जनजाति ने किया? इसका विरोध किस जनजाति ने किया? किस जनजाति ने किया? किस जनजाति ने किया था? ने किया, किस जनजाति ने इसका विरोध किया? ठीक है, ये भी मुझे बताना। क्वेश्चन बढ़िया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था। AB07 बाबू लेवल में इतना बढ़ा दूंगा तो मैं खुद समझ में ना आने की हो क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं।
देखो अगर यहां पर दास प्रथा होती तो इसका आंसर होता दास प्रथा होती। दास प्रथा पर रोक लगाई थी एलन बॉर्ग ने। प्रथा पर रोक ये लगाई थी एलन बॉर्ग ने। एलन बॉर्ग के द्वारा लगाई गई थी, जिसको बोला जाता है एलन ब्रो कहा जाता है। एलन ब्रो के द्वारा कहा गया था, एलन ब्रो के द्वारा कहा जाता है, राइट। अगर मैं बात करता हूं वॉइसरॉय ने बलि प्रथा पर रोक लगाई थी, तो करेक्ट आंसर होगा हॉर्डिंग फर्स्ट। हॉर्डिंग फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। हॉर्डिंग फर्स्ट ने बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। किस जनजाति ने बलि प्रथा की रोक का विरोध किया था, बताओ। इसका विरोध किस जनजाति ने किया था, किसका? बलि प्रथा का विरोध। अच्छा, संडे की छुट्टी जो होती है हमारे यहां, संडे की छुट्टी किसके द्वारा कराई जाती है? सर संडे की छुट्टी जो कराई जाती है वो एलन ब्रो ने कराई थी, इसी ने कराई थी। संडे की छुट्टी इसी ने कराई थी। संडे की छुट्टी मजदूर जो थे, जो रेलगाड़ी के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, वो थक गए थे, तो उन्होंने यहां पर मैटर को थोड़ा सा शांत करने के लिए छुट्टी दी थी संडे की। और जो मैंने बताया किस इसका विरोध किस जनजाति ने किया था, एक बालक ने जवाब नहीं दिया और ये कह रहा है लेवल बढ़ाओ। भैया ऑफिशियल AB07 बताओ ना, फिर लेवल क्या रहेगा? 1843 की बात चल रही है, 1843 नहीं है। चलो मैं ही आपके बारे में बात करता हूं, ठीक है। चलिए देखो करेक्ट आंसर है, इसका जो विरोध है वो किस जनजाति ने किया था, तो वो थी खोंड जनजाति। खोंड जनजाति ने इसका विरोध किया था, और यह आपको देखने को मिलते साउथ इंडिया की ट्राइब है, और इसने विरोध किया था तो किया क्यों था? देखो जनजाति वो थी जिसने इसका विरोध किया था। वो कहते हैं कि हम मौर्य जी को, ठीक है, मौर्य जी को यहां पर करते हैं। मौर्य जी को क्या करते हैं? मौर्य जी को समर्पण करते हैं अपना। मौर्य जी को समर्पण करते हैं अपना। ये मौर्य कौन से हैं आपको मैं बता दूं, ये हैं आपके मुर्गन, मुर्गा या मुर्गन बोला जाता है। मुर्गन भगवान के लिए हम चढ़ाते हैं, मुर्गन भगवान के लिए चढ़ाते हैं। और मुर्गन है कार्तिकेय, यानी शिवजी और पार्वती जी के बड़े लड़के कार्तिकेय, वही है मुर्गन, ठीक है, याद रखना। भगवान कार्तिकेय को खुश करने के लिए किया जाता है। और जो बच्चे बार बार विलियम बेंटिक कह रहे हैं, लल्ला विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। विलियम बेंटिक ने आपकी दास प्रथा पे रोक लगाई थी। विलियम बेंटिक ने बाकी चीजों पे, दास प्रथा पे रोक का प्रयास किया है बेटा, ये प्रयास किया गया है। खाली जो प्रयास आएगा वो किया है बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाया, एलन बॉर्ग ने ही रोकी थी, ठीक है, याद रखना। ठगी प्रथा पे रोक लगाई है चीते ने। ओके, चलो 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 8वें नंबर का सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आप मुझे बताइए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द जेसी डैनियल अवार्ड? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी एक मॉक में आपको बता दिया गया है। ये जेसी डैनियल्स वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझे बताओ फटाफट से। जेसी डैनियल अवार्ड जो 2024 में जनवरी 2026 में दिया गया था, 2024 वाला अवार्ड जनवरी 2026 में मिला है, ये शारदा जी को मिला है। जेसी डैनियल मलयालम भाषा में दिया जाता है। मलयालम भाषा में जेसी डैनियल अवार्ड दिया जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना, ठीक है। फादर ऑफ मलयालम सिनेमा, 1928 में आपको एक पर्सन देखने को मिलते हैं जिनका नाम जेसी डैनियल्स था, ठीक है, याद रखना। विगमुथुकारन जो मलयालम की पहली मूवी थी वो जेसी डैनियल ने ही डायरेक्ट करी थी, इस वजह से। मेरी बुआ का नाम शारदा है, तो उस तरीके से याद रखना है, जेसी डैनियल अवार्ड जो है बुआ जी को मिला है, तो शारदा याद। 9वें नंबर का सवाल ये रहा, आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि 352 से 360 होगा। मैं इसको थोड़ा सा अलग लेवल पर बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9वां, फिर से आपको 9वें नंबर का क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। लीजिए 9th नंबर का क्वेश्चन आपको मैं यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। देखो 9th नंबर के क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 359 के अनुसार, 359 के अनुसार आर्टिकल इसका उल्लंघन होगा, इसको समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। चलो याद रखना, इसके आवाहन पर या फिर इसके आवाहन स्लैश या फिर इसको कहते हैं अनुमोदन पर, इसके आवाहन या इसके अनुमोदन पर ये फिलअप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 और कॉमा लगा के पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 और ये प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 22 एंड दिस इज प्रेसिडेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 20 एंड दैट इज 20 तो खत्म नहीं हो सकता तो इसमें डाल देते हैं आर्टिकल 23 एंड दैट इज पार्लियामेंट अगेन। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर फिलअप का बता दो, यह सवाल आपके पेपर में बन सकता है।
जोरदार ही सवाल है कुछ। यहां पर पूछा गया है आर्टिकल 359 के अनुसार आर्टिकल को समाप्त किया जा सकता है किसके आवाहन पर, किसके अनुमोदन पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है ये। 7वें नंबर, तो एक बच्चे का कहना है 1/10, बहुत बढ़िया बेटा। 1/10 का मतलब क्या है जरा बताओगे मुझे? ये कॉलम नंबर होता है, आर्टिकल 100 के अंदर, आर्टिकल 189 के अंदर उल्लेखित है। ठीक है, चलो चलिए जी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 359 के अनुसार आपको बताया जाता है समाप्त किया जा सकता है किसके आवाहन या अनुमोदन पर। आर्टिकल 22 को समाप्त किया जा सकता है प्रेसिडेंट के आवाहन पर। मैं आपको बता दूं बाकी आर्टिकल्स को भी समाप्त किया जा सकता है, बट आर्टिकल 19 का समापन, समापन का मतलब समाप्त मत लिख लेना बच्चे, यहां निलंबन लिखना है। निलंबन यानी सस्पेंशन, निलंबन लिखना। निलंबन मतलब होता है सस्पेंशन, कुछ समय के लिए सस्पेंड होता है। सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है कुछ समय के लिए। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है आर्टिकल 19 358 के तहत स्वतः खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। बाकियों को प्रेसिडेंट कंसेंट देनी पड़ेगी, तो 22 को दे सकते हैं। आप 21 को कंसेंट नहीं दे सकते, पार्लियामेंट इसमें कंसेंट ही नहीं दे सकता, कंसेंट खाली प्रेसिडेंट दे सकता है। अब 19 तो पहले ही खत्म हो गया ना 358 में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 10वें नंबर का सवाल। लीजिए 10वें नंबर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का नियम किस मामले में लागू किया था? एक बच्चे ने कल मुझे एक बोला था कि सर इंपोर्टेंट केसेस के बारे में बता देना, थोड़े से इंपोर्टेंट केसेस भी अगर हो जाते तो मजा आ जाता सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? मजा ही आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से रिजर्वेशन सही है या नहीं है? मुझे बताइए, रिजर्वेशन को आप सही मानते हैं या फिर नहीं मानते? इस मामले में आप मुझे बताएंगे कि सही है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे केस याद आता है, सुखदेव बनाम भगत राम का केस था, और ये केस था 1972 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। देखो सुखदेव वाले केस में क्या होता है, ठीक है, सुखदेव वाले केस में क्या होता है मैं आपको बताऊं। सुखदेव वर्सेस भगत राम का जो केस है, इस केस में क्या होता है 1972 में। सर इस केस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया। स्टेट राज्य की परिभाषा दोबारा से डिफाइन की गई थी। स्टेट राज्य शब्द की परिभाषा रीडिफाइन की गई, शब्द परिभाषा आपकी रीडिफाइन की गई थी। इसको शब्द की परिभाषा को रीडिफाइन किया था, रीडिफाइन इसको किया गया था, रीडिफाइन इसको किया गया था। क्या किया गया था बच्चे? इसको रीडिफाइन किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा साहनी का केस, जो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था 1992 में। परफेक्ट आंसर है इंदिरा साहनी केस। इसी के अंदर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किया गया था। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का होना किस आर्टिकल में उल्लेखित है? बताओ, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का होना यह किस आर्टिकल में उल्लेखित है? सर ये 2 आर्टिकल्स में उल्लेखित है, 340 में, 341 में। वैसे तो इसके अंदर एससी के लिए एससी लिस्ट आपकी होती है, बट इसमें आपको ओबीसी लिस्ट भी देखने को मिलती है। 340 में तो कॉन्सेप्ट पूरा ही है, तो इसमें ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन का गठन है, और इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है जो 8 लाख से प्लस कमाते हैं वो क्रीमी लेयर हैं, जो 8 लाख से माइनस कमाते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई टेंशन रही होगी, ठीक है, याद रखना। ये ठीक है, बढ़िया है, ओके। पश्चिम बंगाल वैसे राज्य अनवर अली का केस था, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे। हाँ, बट एक बात और पूछना चाहूंगा, एससी एसटी की रक्षा करना संघ की जिम्मेदारी है, किस आर्टिकल में लिखा है? एससी एसटी की रक्षा करना, एससी एसटी के अधिकारों की रक्षा संघ की जिम्मेदारी है, के अधिकारों की रक्षा संघ की जिम्मेदारी है, संघ की जिम्मेदारी है, संघ की जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगा, जिम्मेदारी है। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 339, जो कभी नहीं बताया जाता। आर्टिकल 339 आपको देखने को मिल जाएगा, जो बताता है दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू हेल्प एससी एंड एसटी ग्रुप्स, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 11वें नंबर का सवाल चाचा ये रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, ठीक है, याद रखना। और पश्चिम बंगाल अनवर अली का जो केस था, इसमें बताया जाता है आर्टिकल 14 की समानता के मामले को बताया था, और बॉम्बे बनाम काठी राजू का जो केस था, आर्टिकल 21 की व्याख्या इसमें दी गई थी। थोड़ा सा देख सकते। महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में डेथ होती है, इसमें कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? ठीक है, इसमें एक विशिष्ट विमान आपका शामिल देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा विशिष्ट विमान आपका शामिल था जो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। विशिष्ट विमान का नाम क्या है, बात करते हैं।
सर 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? सर बोम्बार्डियर लियरजेट। बोम्बार्डियर लियरजेट आपको देखने को मिलेगा, यही से शामिल था। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, 5 लोग टोटल इसमें शामिल थे, उनकी डेथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता नहीं और कुछ आपको सवाल हो। लैंडिंग के दौरान लास्ट फेज में यह क्रैश हुआ था। सवाल नंबर 11 बताइए। 12वें नंबर का सवाल मुझे बताएं। ठीक है, 12वें नंबर का सवाल बहुत आसान हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं 12वें नंबर के सवाल को। सवाल पहले आप पहले देख लीजिए। संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया, यह आपको देखने को मिल जाएगा। क्या भला? जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रिट्स के बारे में बात करते हैं, तो वह आपको देखने को मिलता है। चलिए जी, हम अपना नया क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ हेडिंग के साथ डालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को। यह है क्वेश्चन नंबर 12। आप मुझे बताएं, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का हटाया, मैं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। ज्योग्राफी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका डाल देता हूँ। आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही है, मैंने आपसे पूछा है। Which of the following statement is correct? ओके ओके। पहला स्टेटमेंट ये रहा, ए स्टेटमेंट ये है कि विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत जो है, यह है आपके उत्तरी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की सीमा है, तथा प्रायद्वीपीय भारत का बंटवारा रेखा है। भारत की बंटवारा रेखा है। परफेक्ट, पहला स्टेटमेंट ये है। पहला। दूसरा स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स जो हैं आर ओल्डर, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स की तुलना में, ईस्टर्न घाट की तुलना में अधिक पुराने हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है बच्चे, इसमें आपको बताता हूं कि मैं शिवालिक हिमालय सबसे पुराना हिमालय है। शिवालिक सबसे पुराना हिमालय है। शिवालिक जो है सबसे पुराना हिमालय है। ये आपका सवाल है, शिवालिक सबसे पुराना हिमालय है। ओके, याद रखना। अब ऑप्शन है ए, आपको बता रहा है ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन ई कह रहा है बी सी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली ए सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है ओनली बी सही है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जो कह रहे हैं कि सर ये जो चीज है आप हाथ से क्यों लिख रहे हो? आपके जो टाइपिस्ट ने क्वेश्चन भेजे उसको करके काम खत्म करो। पहली बात तो ये बहुत ध्यान से समझना, हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो हैं अपने दोस्त मित्र हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा अगर कोई गलती कर दी जाती है, जैसे उन्होंने कम लेवल के सवाल डाल दिए हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम बोर्ड पे पड़ी हुई स्लाइडों को पढ़ के आपको सुनाना नहीं है। वो तुम भी पढ़ सकते हो और लल्लू सवालों को तुम भी कर सकते हो। कमियां ढूंढकर उनको सही करना मेरा काम है, ठीक है। चलो, तो बात को थोड़ा दिमागी तौर पर समझने का प्रयास करना। इनको मैं लिखना इसलिए प्रेफर कर रहा हूं ताकि आपको कुछ अच्छे सवाल मिल पाए। जो हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो भी नहीं बना पाते, वो मैं बना सकता हूं। मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं हूं। आई एम नॉट जस्ट अ वुडन टॉय जो यहां पे कुछ भी कर देगा ना। चाचा, मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूं कि अच्छा ये है बच्चे इसको ऐसे कर देना। नहीं जी, मुझे नहीं लग रहा सही तो मैं कर दिया, आगे बढ़िए, हटो बचो। देखो, अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की बात करता हूं, जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, उत्तर भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत का बंटवारा रेखा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की तुलना में पुराने, गलत बात है। ईस्टर्न घाट ज्यादा पुराने हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। शिवालिक सबसे पुराना हिमालय, बिल्कुल गलत है। हिमालय की 4 श्रृंखलाएं हैं, ट्रांस, ग्रेटर, मिडल, शिवालिक। शिवालिक सबसे नया है, सबसे पुराना ट्रांस हिमालय है, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ओनली ए इज द आंसर, ओनली ए इज द आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे रुचि शुक्ला क्लास के अंदर है, तो दीदी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि भले ही आपको यूपीएससी का एग्जाम ना देना हो, बाकी एग्जाम तो देने हैं। तो दीदी मैं आपको यही बता रहा हूं दीदी
कि अगर आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे और मुझे मेरा अर्थात अपने भैया का नाम भी बहुत रोशन करेंगे कि आप मुझसे पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए 13वें नंबर का सवाल आपके समक्ष आ जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा है हमारी, उसको लागू करने का जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप करेंगे फटाफट। चलो करेक्ट आंसर हम बात करते हैं। देखो ब्लैक मार्केटिंग के लिए निर्णय लिया गया था 2021 में निर्णय लिया गया था, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो थे उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, तब यह निर्णय लिया गया। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर लिया गया था। कहा था कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगेगी, उनके ऊपर एनएसए लगेगी। ठीक है, चलो याद रखना। 14वें नंबर का सवाल बताइए, शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वें संविधान संशोधन का अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? यहां पे ईयर है 1992 में आया था, लागू कब होता है? 1 जून 1993 में। तो यह बताता है हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय की बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसलिए फेमस है क्योंकि इनके समय में 1990 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल बना था। इंटर स्टेट काउंसिल आपको देखने को मिला था, इंटर स्टेट काउंसिल आपको यहां देखने को मिला था। आर्टिकल 263 में यह आपने देखा, आर्टिकल 263 में आपने यह देखा। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका यही है। अगला सवाल ये रहा, 15वें नंबर का सवाल है, बताइए उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था? आईपीसी की किस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था? यह सवाल आपको पूछा जा रहा है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ। देखो, ये सवाल तो खैर मुश्किल हो गया कि अब आए, क्योंकि आईपीसी अब नहीं है जो यहाँ पर आए, बट फिर भी इसका याद रखना यह था कि अटेम्प्ट टू सुइसाइड अगर कोई करता है तो अटेम्प्ट टू सुइसाइड को यहाँ पर बताया गया है, सुइसाइड को यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा याद रखना, इसको काट देना। ठीक है, इसको काट देना। अपने बीएनएस 107 बता दो, बीएनएस 107 क्या है? बीएनएस 107 के बारे में मुझे बता दीजिए, बीएनएस 107 क्या है? 309 इसका करेक्ट आंसर था। आपको मैं बता दूं कि अटेम्प्ट टू सुइसाइड का केस ये होता था कि अगर कोई सुसाइड करने में अटेम्प्ट टू सुसाइड में रहता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट? अटेम्प्ट टू सुसाइड करने का प्रयास करता है और ये अनसक्सेसफुल रहा, अगर ये अनसक्सेसफुल रहा तो इसको 1 वर्ष तक की सजा मिलेगी, 1 वर्ष की सजा मिलेगी प्लस फाइन लगेगा, 1 वर्ष की सजा प्लस फाइन इस पर लगेगा। ये थी आपकी जो है बीएनएस आईपीसी 309, ये थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये बीएनएस 107 क्या है? बीएनएस 107 में है आत्महत्या के लिए किसी बालक को या किसी विचित्र चित्त व्यक्ति को अबैट करना। ठीक है, तो समझना इसके अंतर्गत क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, उकसाना किसको? बालक को या विकृत चित्त आदमी को, बालक को या फिर किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, विकृत चित्त व्यक्ति को, विकृत चित्त व्यक्ति को, व्यक्ति को। ठीक है, डायरेक्टली अगर किसी को अबैट करता है, अबैटमेंट फॉर द सुइसाइड का जो केस है वो आपको डायरेक्टली बीएनएस 108 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 16वें नंबर का सवाल ये रहा, संक्षेप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ क्या है? बताइए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं। ठीक है, चलो प्राकृतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक न्याय आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्राकृतिक न्याय क्या है? बगैर परेशानी के प्राकृतिक न्याय की चर्चा करते हैं। व्हाट इज नेचुरल आपका जस्टिस? नेचुरल जस्टिस क्या है? कथन निष्कर्ष कैसे करवाओ सर? हाँ, वो भी मैं कराऊंगा। अभी तो मैं बहुत एक बड़ी डेप्थ चीज पे काम कर रहा हूं, वो आपको देखने को मिलेगी जल्दी ही। हाँ, वैलेंटाइन डे पे आपके लिए एक स्पेशल इवेंट लगवा रहा हूं आज ही, फिर आपको पता लगेगा। बात कर रहे हैं संक्षेप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ क्या है? इन ब्रीफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? समझिए, कानूनी कार्रवाइयों में निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करना, फेयर ट्रीटमेंट एंड द राइट टू
फेयर हियरिंग इन लीगल प्रोसेस। करेक्ट आंसर यही है, ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर है ए। प्रत्येक न्यायिक निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार की गारंटी देना। गारंटिंग द राइट टू अपील टू हायर कोर्ट अगेंस्ट एवरी जुडिशियल डिसीजन। नहीं, ये नहीं है। अलाउइंग जजेस टू मेक डिसीजन सोली बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित कराना। केवल ऐसा नहीं होगा, समानता देने के साथ साथ निष्पक्ष सुनवाई भी तो होनी चाहिए। वो नेचुरल जस्टिस है आपका। ऑप्शन ए इज द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 17वें नंबर का सवाल। बताइए, अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की चर्चा कीजिए। Which of the following case did the Supreme Court decision the development of the precautionary principle? जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आपको जो देखने को मिलता है इसके बारे में बताएं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में क्या चर्चा की जाती है इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत केस, क्या इसके अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की चर्चा की गई? एमसी मेहता केस है या आपका कौन सा केस ऐसा है जिसमें इस प्रिंसिपल की चर्चा आपकी की गई है? फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट बताओ। देखो, अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट, मतलब आपने भी सुना होगा, भले ही 10 अपराधी छूट जाए परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह केस है आपका वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ। यह था आपका वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था आपका जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की चर्चा की गई है। द केस वुड बी ए, द केस वुड बी ए, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला सवाल है 18वें नंबर का सवाल। आप मुझे ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। 18वें नंबर के सवाल का मैं आपको बहुत ही तगड़ा वाला आपको क्वेश्चन पूछता हूं। 18वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, अब 18वें नंबर के क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देना। एक तगड़ा सा ही सवाल मैं पूछ लेता हूं। बीएनएसएस की किस धारा में यह लिखा है? बीएनएसएस की किस धारा में, बीएनएसएस की किस धारा में यह लिखा है? किस धारा में यह लिखा है? यह लिखा है कि कोर्ट के द्वारा भरण पोषण के लिए किए गए प्रावधानों में परिवर्तन संभव है। किए गए निर्णय में ठीक है, अल्टरेशन या फिर उसमें परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव से अधिमेय भैव है, संभव है, ये आपसे पूछा गया है। तो बीएनएसएस की किस धारा में यह लिखा हुआ है कि भैया कोर्ट के द्वारा भरण पोषण के लिए किए गए निर्णय में परिवर्तन संभव है? चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर ए आप समझना, यह लिखा हुआ है सर 145 बीएनएसएस 145 में लिखा है। बीएनएसएस 146 में लिखा है। सी बीएनएसएस 124 में लिखा है या डी बीएनएसएस 128 में लिखा है? फटाफट बताओ। जो बच्चे कह रहे हैं 124 में लिखा है, तनिक बुद्धि का प्रयोग करके आप ये समझिएगा बीएनएसएस 124 में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपका कन्विक्टेड है, तो कन्विक्टेड व्यक्ति से यानी दोष सिद्ध व्यक्ति से जो पैसा लिया जाता है, सिक्योरिटी ली जाती है वो, ठीक है, दोष सिद्ध व्यक्ति से सिक्योरिटी लिया जाना, सिक्योरिटी लेना, प्रत्याभूति लेना, सिक्योरिटी लेना, प्रत्याभूति लेना। मतलब कि भैया दोष सिद्ध हो चुकी है, उससे कोर्ट के द्वारा पैसा लिया जाता है, तो वो इसमें आएगा। अरे 128 में यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर अगर कोई है या शक के दायरे में है, तो शक के दायरे में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति से सिक्योरिटी लेना इसमें आएगा। बीएनएसएस 146 इसका करेक्ट आंसर है। भरण पोषण का उल्लेख यहां पर है। भरण पोषण का जो उल्लेख है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस का उल्लेख यहां पर है। बीएनएसएस 146 में बताया गया है कि इसके अंदर परिवर्तन संभव है। करेक्ट आंसर बी होगा इसका, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं 19वें नंबर के सवाल पे हम चर्चा कर लेते हैं। बताइए 19वें नंबर का सवाल है,
19वें नंबर का सवाल भी थोड़ा आसान ही दिया गया है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहां से एक्सप्लेन करता हूं। 19th नंबर के क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलिटी का एक खतरनाक सवाल ले लेता हूं, पॉलिटी का, तो समझिएगा, पॉलिटी का एक खतरनाक सवाल ले लेते हैं। बताइए सर, पॉलिटी के अंतर्गत एक खतरनाक सवाल होता है जिसको मैं बड़े बढ़िया प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको देखने को मिलता है निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कथन सही है, सही है, ठीक है, ओके। पहला स्टेटमेंट ये है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, ठीक है, राज्यसभा में वोटिंग कर सकता है, वोटिंग करेगा, वोटिंग कर सकता है, कर सकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है 362 का ए, 362 का ए, यह 1971 में समाप्त किया गया, 1971 में समाप्त हुआ। दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। तीसरा स्टेटमेंट ये होता है कि प्रधानमंत्री, पीएम जो होता है, पीएम, प्रधानमंत्री के चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा, राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। ये इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, फटाफट बताइए। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है, ए बी सी तीनों ही सही है, ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी सी सही है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है केवल, और ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, बी ओनली आपका सही है। बताइए, अच्छा सवाल है भाई साहब, बताइए। सर एक बच्चा कह रहा है क्या यूपीएसआई में पेपर लीक हो सकता है? लीक तो आजकल कुछ भी हो सकता है, मैं सच बताऊं, लीक तो आजकल कुछ भी हो सकता है। हाँ सच में, मैं बताऊं यार, लीक की मत पूछो, ठीक है, लीक की मत पूछो, आजकल आदमी लीक हो जा रहे हैं भाई, ठीक है, याद रखिए। इसके करेक्ट आंसर की हम चर्चा करते हैं, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके बारे में बात बताइए। अच्छा, ये हाथ से लिख रहा हूं तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना बच्चे? देखिए ये चीज मुझे बाकी शिक्षकों से बहुत अलग कर देती है? यही कहना चाहते हो आप? उससे बेहतर कहते हैं। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हो, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राज्यसभा में वोटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 159 इनको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है कि जब तक ये पद पर रहेंगे किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकते। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 362 ए ये होता है देसी रियासतों के राजाओं की उपाधियां, ठीक है, यह 1971 में 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त हुई थी। करेक्ट है, बी ओनली आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखो। आगे हम बात करते हैं 20वें नंबर का सवाल। ये बताइए कंप्यूटर हैक करने का दंड क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 20वां सवाल आप बताइए, कंप्यूटर हैक करने का दंड आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कंप्यूटर हैक करने का दंड क्या है, फटाफट बताओ। ठीक है, आपने आईटी एक्ट पढ़ा है? आईटी एक्ट की धारा 43 में इसका दंड बताया गया है। आईटी एक्ट की धारा 43 में इसका दंड बताया गया है। आईटी एक्ट की, आईटी एक्ट की सन 2000 में जो आया था, इसकी धारा 43 में आपको उल्लेखीकरण किया गया है कि यह, इसके लिए दंड आपका क्या होगा, इसके बारे में समझिए, ठीक है। चलिए, सेक्शन 43, यस, सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट बताता है कंप्यूटर हैक के बारे में 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आसान सवाल है। 21वें नंबर के सवाल की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद भारत संविधान के 11वें मौलिक अधिकार का पूरक है। 11th फंडामेंटल राइट का जो पूरक आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है, बताइए। बहुत बढ़िया, 11th फंडामेंटल राइट का पूरक कौन सा है? इसमें आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, आप सबसे अलग हैं, आप अपने आप को कमजोर मत किया करो यार। ऑब्वियस ही बात है उत्कर्ष, आपको लगता है कि कमजोर और मैं नहीं, असंभव। इसके पीछे का कारण है कि आज संडे था, ठीक है, आज संडे था, आज चाहता तो मैं भी स्वाद मार सकता था, आप भी स्वाद मार सकते थे, परंतु आप यहां मौजूद है, ठीक है, याद रखना। वीर नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते,
कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर साहब जोरदार लिखते हैं, अनुच्छेद 21 इसका पूरक माना जाएगा, 46 नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि राज्य के द्वारा SC ST के लिए विशेष प्रावधान आपके कराए जाएंगे। 28 बताता है बेसिकली आपका जो आपके शैक्षणिक संस्थान है वहां पर एजुकेशन की चर्चाएं कराई जाती हैं। ठीक है, याद रखना। 33 के अंदर आपको बताया गया है कि भैया जितने भी आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर वर्किंग इंडियंस हैं उनके लिए चर्चा की जाती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स उनमें में कमी होती है। ये सवाल नंबर था 21वां आपका। 22वें नंबर के सवाल में आप चर्चा करिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 21A शिक्षा का अधिकार शिक्षा से है, 45 शिक्षा बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ये भी है, 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है जबकि ये शिक्षा से रिलेटेड है, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, 23वें नंबर का सवाल आप मुझे बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किस कथन से बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। बहुत प्यारा सवाल है और ये यूपीएसआई में आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएसआई। इस सवाल यूपीएसआई में आपसे पहले भी आ चुका है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन इसके अंतर्गत कौन सी बताई गई है, फटाफट बात बताइए। ज्यादातर बच्चे से गलत कर देंगे, कर ही दिया आपने गलत, नहीं मान पाया। चलिए देखो, हम बात करते हैं पहले, और ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, यही काम खत्म हो गया। दीज आर नॉन जस्टिकेबल, यह नॉन लीगल है, नॉन जस्टिकेबल है, नॉन जस्टिकेबल है, और ये बात आर्टिकल 37 में लिखी हुई है, दीज आर नॉन जस्टिकेबल। दूसरा, ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। दैट कुड बी करेक्ट। या नीति निर्माण में न्यायपालिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, न्यायपालिका की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। स्थानीय सरकारों को सार्वजनिक व्यवहार और विनियमन करने के लिए एक रूपरेखा देखते नहीं देते। इस सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण देने के लिए, सामाजिक और आर्थिक कल्याण देने के उद्देश्य से लागू किए जाते हैं। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर वुड बी बी। 24वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं। 24वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC ST एक्ट 1989 की चर्चा की जा रही है। लल्ला तनिक बताइए कि इसके बारे में प्रावधान क्या है, बताइए इसके अंतर्गत प्रावधान क्या आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, जय महिष्मती अमित भाई, जय महिष्मती। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रोजगार का विनियमन, रोजगार का विनियमन क्यों किया जाएगा, अत्याचार का विनियमन होगा ना भाई। ठीक है, चलो याद रखना, देखने को मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकना, अत्याचारों को रोकना, बहुत बढ़िया, और विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, ये करेक्ट है। कार्यों की रूपरेखा नहीं सर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच उच्च शिक्षा का बढ़ावा नहीं, शिक्षा का बढ़ावा देना इसके अंदर नहीं आता। करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसमें बी ही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखें, कोई समस्या इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 25वें नंबर का सवाल है, यह आपका है जनहित याचिका की अवधारणा कहां से आई है। सर यह आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई है, बट ये सवाल लल्लू है इसलिए मैं अपनी तरफ से अगला सवाल दूंगा। लीजिए 25वें नंबर का सवाल। 25वें नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताना। 25वें नंबर का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल उठाते हैं, एक ज्योग्राफी का एक सवाल उठाते हैं। आप मुझे बताना, ज्योग्राफी का स्टेटमेंट उठा रहा हूं, ठीक बात है। चलो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन बेस्ड ही कराना, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपको देखने को मिलता है, सही है। ज्योग्राफी हमारी होती है सिविल सर्विसेज में 5 टाइप की ज्योग्राफी है, लेकिन आप सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। 3 प्रकार की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर सिविल सर्विसेज के लिए जाते तो ह्यूमन ज्योग्राफी अलग पढ़ाई जाती है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग पढ़ाई जाती है। ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग पढ़ते हैं सिविल्स में, आपके लिए 3 ही पढ़ते हैं, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को उठा रहा हूं। पहला ये रहा, और जिसमें सोलर के चैप्टर से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अपनी धुरी पर सबसे तेज, अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर, धुरी यानी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर सबसे तेज, अपने एक्सिस पर सबसे तेज गति, सबसे तेज गति, अपनी धुरी पर सबसे तेज गति, अपनी धुरी पर सबसे तेज गति बृहस्पति की है, सबसे तेज गति बृहस्पति की है, बृहस्पति की है, बृहस्पति की है। पहला स्टेटमेंट। सबसे तेज जो एक्सियल रोटेशन है,
ठीक है, सबसे तेज एक्सियल रोटेशन जो देखने को मिलेगी, सबसे तेज एक्सियल रोटेशन, सबसे तेज एक्सियल रोटेशन जो देखने को मिलेगा, एक्सियल रोटेशन किसकी है सर? वह सबसे तेज एक्सियल रोटेशन बृहस्पति की है। दूसरा है नेपच्यून को, नेपच्यून को, नेपच्यून को सूर्य का चक्र लगाने में 165 वर्ष लगेंगे, सूर्य चक्र लगाने में 165 वर्ष लगेंगे, लगाने में 165 ईयर्स लगेंगे, ईयर्स लगेंगे। अगला है सी है, आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका देखने को मिलता है ना वो सैटर्न, सैटर्न यानी आपका शनि ग्रह, शनि सूर्य का चक्र, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र आपका 29.5 ईयर्स में लगाएगा, ईयर्स में लगाएगा, लगाइएगा, लगाइएगा, आपको देखने को मिलता है। और डी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डी अगर हम बात करते हैं कि बृहस्पति के आपका आता है बुध ग्रह को, बुध यानी मरकरी, बुध ग्रह 84 डेज में चक्र पूरा करेगा, 84 डेज में चक्र पूरा करेगा, चक्र पूरा करेगा, पूरा करेगा, ठीक है, याद रखिएगा 84 डेज में चाहिए चक्र पूरा कर देगा। वहीं अगर मैं बात करूं, वहीं अगर मैं बात करूं जो आपका नहीं नहीं 4 ही बहुत है, नहीं तो पृथ्वी 365 में पूरा करेगी। स्टेटमेंट बताइए क्या क्या है। पहला है ABCD, दूसरा है आपका BCD, तीसरा है आपका ACD और चौथा है आपका ABC। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही। एक तो मैं ही जानती हूं, वाह जी वाह, ठीक है चलो। सर पुदीना वाला बज रहा है, पुदीना ले लो, ओके। गर्मियां भी नहीं आई उससे पहले आपने पुदीना बजा दिया, वाह जी वाह, लेवल है आपका भी लगता है। देखो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं, अपनी धुरी पर सबसे तेज जो गति आपको देखने को मिलती है, करेक्ट आंसर इसका ये है, ए है इसका करेक्ट आंसर। अपनी धुरी पर सबसे तेज बृहस्पति घूमता है, नेपच्यून सूर्य का चक्कर 165 वर्ष में लगाता है, सैटर्न सूर्य के 29.5 ईयर में लगाएगा, बुध ग्रह 84 डेज में अपना चक्र पूरा करता है। करेक्ट आंसर है ABCD। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि इसमें गलती करूंगा, सारे के सारे स्टेटमेंट इसीलिए सही दिए ताकि आप नोट कर पाओ, ठीक है, इन सवालों को नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, प्रयोग भी किया करो, ऐसे ही रहोगे फिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26वें नंबर का सवाल, बताइए 26वें नंबर की सवाल की हम बात करते हैं, 26वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं और इसके ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। 26वें नंबर के सवाल की हम बात कर लेते हैं, ऑप्शंस कर देते हैं चेंज। ये लीजिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, यह धारा दहेज हत्या के मामले से निपटने के लिए बनाई गई है। BNS 80, BNS 63, BNS 62 और आपको देखने को मिल जाएगा BNS 101। बताओ दहेज हत्या के मामले से निपटने के लिए किस प्रकार के आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, फटाफट बताइए। क्लास में ग्रूट भी आ चुका है, ग्रूट अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि थैनोस हमारा ही पड़ोसी है, जानकार है मेरा। जिस भी दिन मैटर हुआ अपनी साइड से गमला उठा के मारूंगा सीधा थैनोस की टांट पर और थैनोस जमीन पर। करेक्ट आंसर की मैं बात बताऊं आपको, BNS 80 के अंतर्गत दहेज हत्या के मामले को बताया जाता है, BNS 80 में दहेज हत्या के मामले को बताया गया है। BNS 63 के अंदर रेप के केस को एक्सप्लेन किया गया है, BNS 62 के अंदर आपका जो दर्शाया गया है यह आपका क्रिमिनल इंटेंसिटी के बारे में बात करता है और BNS 101 हत्या के मामले के बारे में निरूपण करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 27वें नंबर का सवाल। आप बताइए विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम आपको क्या देखने को मिलता है? लेक सुपीरियर क्या जो है आपको देखने को मिलती है, लेक सुपीरियर सबसे बेहतरीन है, बैकॉल सबसे गहरी झील में से एक है जो रशिया के अंदर है, जबकि जो सुपीरियर लेक है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, चीजों को बगैर परेशानी के आप याद रखना, ठीक है। चलो वर्ल्ड, अरे डीपेस्ट पूछा है, बड़ी नहीं पूछा रे, डीपेस्ट पूछा है बच्चा, सॉरी 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 भाई, डीपेस्ट पूछा है, बैकाल हो जाएगा। गहरी तो पूछा था, ठीक है, सबसे बड़ी पूछता, बड़ी पूछता तो लेक सुपीरियर है, बड़ी पूछता तो लेक सुपीरियर है, गहरी पूछी है, गहरी पूछी है बे, ध्यान से देखो, गहरी पूछी है, करेक्ट आंसर ए हो। 28वें नंबर का सवाल ये रहा, आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा रक्षा के लिए आपका बनाया गया था?
आप बताइए इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी के लिए आपका क्या बनाया गया है कि जो इंडियन ओशियन क्षेत्र है इसकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या बनाया गया है बताइए। सर इसके लिए सागर, आपकी सागर परियोजना शुरू की गई थी, इंडियन ओशियन के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 29वें नंबर का सवाल, धारा 34 स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। धारा 34 स्थापित करने का उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में बात बताइए। ठीक है, याद रखना ये सवाल हमें काटना पड़ेगा क्योंकि आईपीसी का सवाल आ गया फिर से। ठीक है, याद रखना आईपीसी का क्वेश्चन है, दिस इज रॉन्गफुली कन्फाइंड, इसको हमें हटाना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन डाल देता हूं, अपनी तरफ से इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आपको डाल देता हूं, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन डाल देता हूं, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल देता हूं, बात को समझिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की चर्चा करते हैं, पॉलिसी ऑफ आरबीआई की चर्चा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ पॉइंट है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के संबंध में क्या सही है कि संबंध में सही तथ्य चुनिए, संबंध में सही तथ्य चुनो, सही तथ्य चुनो पूछा गया है, यह स्टेटमेंट है। तो सही तथ्य चुनने के बारे में चर्चा की जा रही है, वो सही तथ्य आपको चुनना होगा। हम चर्चा करते हैं सही तथ्य कैसे कैसे आप चुनेंगे। पहला स्टेटमेंट ये रहा, पहला ए स्टेटमेंट इसके अंदर है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के संबंध में पहला तथ्य क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी परिषद 2016 में बनी। मौद्रिक परिषद, मौद्रिक परिषद, मौद्रिक परिषद 2016 में बनी, 2016 में बनी, मौद्रिक परिषद 2016 में बनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कब बनी थी, 2016 में बनी थी। ठीक है, बी ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी बनी है 2016 में, पहला है मौद्रिक परिषद के द्वारा, मौद्रिक परिषद में रेपो रेट कम करके, रेपो रेट कम करके लोगों के लोन के रेट को कम किया जा सकता है, लोगों के लोन के रेट कम हो सकते हैं, लोन के ऋण दर कम हो सकते हैं, ऋण दर कम होगी, ये भी स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है मौद्रिक परिषद में 6 लोग हैं। मौद्रिक परिषद में कितने लोग हैं, परिषद में 6 लोग देखने को मिलता है, 6 लोग हैं। दीर्घकालीन कर्जे के लिए बैंक रेट लगता है, दीर्घकालीन कर्जे के लिए, दीर्घकालीन कर्ज के लिए बैंक रेट लगेगा, बैंक रेट लागू होगा, बैंक रेट लागू होगा। अब हम बात करते हैं बच्चे इसके स्टेटमेंट्स के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। स्टेटमेंट ए सही है, एबीसीडी की बात करता है, बी है आपका एबीसी की बात करता है, सी है आपका बीसीडी की बात करता है, या डी है या आपके एसीडी की बात करता है, बताओ। करेक्ट आंसर है बच्चे, इसमें समझना बहुत बढ़िया तरीके से। मौद्रिक परिषद 2016 में बनी, मौद्रिक परिषद में रेपो रेट कम करके लोगों के लोन की ऋण दर कम हो सकती है, ये भी सही है। और मौद्रिक परिषद में 6 लोग होते हैं, दीर्घकालीन कर्ज के लिए बैंक रेट लागू होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है ए, चारों ही सही है। ठीक है, चलो एबीसी, अरे डी भी तो सही है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए ही तो बैंक रेट लगेगा, रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। रवि सिंह क्या बात होगी। ठीक है, 30वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएं, 30वें नंबर के सवाल के अंतर्गत इसको भी मिटाना हमें पड़ेगा क्योंकि अभी आईपीसी का सवाल है। ठीक है, आईपीसी का सवाल आपका है, इसको मैं आपको बना देता हूं एक बेसिक सवाल, ज्योग्राफी का एक सवाल बनाता हूं। ज्योग्राफी के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। आप बताइएगा जरा कि स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है थार मरुस्थल, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, थार मरुस्थल, ठीक है, राज्य के पूर्व में स्थित है, पूर्व में है। ठीक है, याद रखना। बी आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, में उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु है, जलवायु है। ये हमारे यहाँ एरिड जलवायु देखने को मिलती है। और सी आपको देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कावेरी विवाद जो है वो केरल तमिलनाडु के मध्य है, केरल और तमिलनाडु में है, केवल तमिलनाडु में है। अब स्टेटमेंट का आंसर हुआ ए ऑप्शन है एबीसी, बी ऑप्शन है एसी
सी ऑप्शन है, ए बी, या डी ऑप्शन है ओनली बी? बात बताइए। करेक्ट हम बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो बहुत ध्यानपूर्वक इस सवाल को हम समझते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, मुझे बनाना भले ही पड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सवाल में, थार मरुस्थल राज्य के पूर्व में है, यह स्टेटमेंट गलत है। थार मरुस्थल राज्य के पश्चिम में है, ताकि पूर्व। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु बिल्कुल नहीं है। कावेरी जल विवाद केरल और तमिलनाडु में बिल्कुल भी नहीं है, यह आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। उष्णकटिबंधीय है, ना कि शुष्क है। स्टेटमेंट होगा नन ऑफ दीज, नन आना चाहिए था, तो ऑप्शन में नहीं दिया था, आपको बताना था ना, तीनों गलत है, एक में ही सही नहीं है इसमें से, ठीक है। 31वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं, फिर से गलत है आपका। इसके अंदर आप मुझे बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वाज एंटेक्टेड टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड? इसके लिए आईपीसी की कोई धारा लागू ही नहीं होती है। इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि आप इसके अंतर्गत बताएंगे कौन सी धारा आपकी लागू होती है। इन्फेंटिसाइड की हत्या के लिए कौन सा सेक्शन आपका यूज होता है, इसके बारे में बताइए। इन्फेंटिसाइड मर्डर के लिए कौन सा आपका यूज होगा, फटाफट बताओ, बगैर किसी परेशानी के, क्या इसके अंतर्गत होगा? फटाफट से। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑप्शन दे देता हूं, बीएनएस 92, बीएनएस 91, बीएनएस 101, या आपकी बीएनएस 80। बात कर लेते हैं, देखो, ठीक है, चलिए। पीछे वाला क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे था पीछे वाला क्वेश्चन सीजीएल का था इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं कि बीएनएस 92 की अगर मैं चर्चा करता हूं, ये बात करता है शिशु हत्या की। 91 पैदा होते ही तुरंत मारना, पैदा होने पर मारना, पैदा होने पर मारना, होने पर मारना आपको होता है, पेट में ही वध कर देना। 101 हत्या है, 80 के अंदर दहेज हत्या है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखना थोड़ा सा। यह सवाल था आपका 31वें नंबर का। 32वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं 32। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बढ़िया है। इंटरनेट पर यूजर के द्वारा फाइल को ट्रांसफर करने के अंतर्गत जो चीजें की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। आईपीसी में 315 में थी वो, जिसको नहीं है आईपीसी में 315 में। देखो इसको बोला जाता है डाउनलोडिंग। 33वें नंबर का सवाल यह था, शिवाजी महाराज ने 2 सिक्के जारी किए थे, जिनमें से एक सोने का सिक्का था और तांबे का सिक्का था। इसके बारे में मुझे बताना, कौन कौन से सिक्के ये देखने को मिलते हैं। गोल्ड कॉइन था एक, और एक आपका सिल्वर कॉइन, आपको तांबे का कॉइन आपको देखने को मिलता है। शिवाजी ने 2 सिक्के चयन किए थे, हॉर्न, हॉर्न था जो तांबे का सिक्का था, सॉरी गोल्ड का सिक्का था। कॉपर का जो सिक्का था यह आपका कहलाता है शिवराई, शिवराई कहलाता है। उपरोक्त में से विकल्प ए और बी दोनों सही है, 2 सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है, याद रखना। 34वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष रूप के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता? ये भी अच्छा सवाल है। मैंने जब आपको कंप्लीट आर्टिकल्स की जो क्लास ली थी उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, सवालों का लेवल बहुत अच्छा है आज की क्लास में, तो ये भी थोड़ा समझ के चलना, ठीक है, ये भी थोड़ा समझ के चलना, अच्छे लेवल के सवाल रखे गए। बताए, which of the following bodies is not included in the electoral college for the indirect election of the president of India? भारत के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल बॉडी में कौन शामिल नहीं है? देखो, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल, राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर शामिल है, विधान परिषद पूरी तरीके से रूल्ड आउट होती है, यह शामिल नहीं होती, ठीक है। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि हर राज्य में नहीं है। 35वें नंबर का सवाल सिटीजनशिप से रिलेटेड 5 से लेके 11 है, ऐसे आसान सवाल एक आध बन सकता है, ठीक है। 36वें नंबर का सवाल ये रहा, महासागरों की औसत लवणता आपको कितनी देखने को मिलती है? प्रति 1000 में औसत लवणता जो आपको देखने को मिलती है वह आपको
कितनी देखने को मिल जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। औसत लवणता कितने पार्ट्स प्रति 1000 गैलन। अब ये और बता जी नॉट्रिकल माइल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लैंड रहती है, यार देखो समुद्र के आसपास जो आपका संबंधित क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र होता है, वह कितना होता है, कॉन्ट्रैक्ट एरिया संलग्न क्षेत्र कितना होता है, 24 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है, याद रखना। और अधिकार क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। यह आप याद रखना। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35। सवाल नंबर 36, आंसर 35। सवाल नंबर 37, भारत के संविधान के 350 ए के तहत प्रावधान क्या है? 350 ए क्या बताता है? 350 ए क्या बताता है? 350 ए के बारे में हम चर्चा करते हैं। ए क्या बताता है? 350 ए के अंतर्गत जो चर्चा की गई वो किस बारे में की गई, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 350 ए क्या बताता है? ये बताता है कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए नागरिकों के किसी भी वर्ग का अधिकार है। या 29 में है भाई। सिक्कों को कृपाण और पहनने का अधिकार है, 25 में है ये। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यह हो जाएगा। राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में भेदभाव से अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शैक्षणिक संस्थान की स्वतंत्रता है। ये कोई ऑप्शन में एक्सप्लेन्ड नहीं है, बट ये मिलता है 30 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 38वें नंबर का सवाल है, ये रहा। जेड भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है। जेड ने किस धारा के अपराध अंतर्गत अपराध किया है? सेडिशन के बारे में बात करते हैं। सेडिशन आपको किस बीएनएस में देखने को मिलता है? सेडिशन आपको किस बीएनएस में देखने को मिलता है? सेडिशन राजद्रोह आपको किस बीएनएस में देखने को मिलेगा? बीएनएस बताइए। बीएनएस 123, बीएनएस 124, बीएनएस 121 या नन ऑफ द फॉलोइंग? नन। आप मुझे बताइए, ठीक है। रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट यह कहां शामिल है? रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट यह किस बीएनएस में है? रेबेलियस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, फटाफट बताइए। रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट कहां शामिल है? फटाफट बताओ। अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको जो देखने को मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी? फटाफट। बहुत बढ़िया, 124, जोरदार, मजा ही आ गया। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं जो बीएनएस 152 है वहां आपको शामिल होता देखने को मिल जाए। करेक्ट आंसर वुड बी डी, लवी पांडे का सही है, नन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, क्योंकि यह आपको देखने को मिलता है बीएनएस 152 में आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या होता है। द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप जाते हैं तो वो 152 में उल्लेखित है, 152 में उल्लेखित है। हाँ, आईपीसी में ये जरूर 124 ए में था, बट अभी क्या है कि बीएनएस लागू है तो 152 में देखने को मिलेगा। 39 नंबर का सवाल आप बताएंगे, संविधान संशोधन में किसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया है? आरक्षण फॉर ओबीसी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 27% रिजर्वेशन दिया गया था। रिजर्वेशन वॉज 27% आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 40वें नंबर का। आप बताइए निम्नलिखित में से किस एक्वाटिक एनिमल के अंदर गिल्स नहीं होते? बताइए किसके गिल्स नहीं होते? फेफड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट है, ठीक है। चलो तो दिस इज द लास्ट आंसर क्वेश्चन, और इसके बाद हम कल मिलेंगे। देखो यहाँ इस पूरे के पूरे मॉक से आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि मॉक में अगला क्वेश्चन कौन सा है। मेरे लिए चीजें मेजरली अप्रत्याशित होती हैं, क्योंकि मैं कई बार मॉक को नहीं देख पाता, जैसे मैं आज मॉक को नहीं देख पाया था और सीधा मॉक आ गया। मैंने चेक नहीं किया था कि इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, मैंने अपने टाइपिस्ट को फाइल जरूर दी हुई है, उन्होंने गलती से गलत क्वेश्चंस को यहाँ पिकअप कर दिया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था, मैं बीच क्लास में हड़बड़ा जाता कि अरे ये क्या हो गया। और हड़बड़ाने वाले जो लोग हैं ना मेजरली, वो ऐसा ऐसे हड़बड़ा भी जाते हैं, सच बताऊं तो, है ना, हड़बड़ा भी जाते हैं। लेकिन वो शख्सियत मेरी नहीं है कि मैं हड़बड़ा जाता। धैर्य से काम लो। हम क्या करते हैं कि हम नए क्वेश्चन को मैंने फॉर्म कर लिया साथ के साथ ऑन द स्पॉट। ठीक ऐसा ही आप करिए। आप अगर जीवन में परेशानी देखते हो तो परेशानियों से निपटने का एकमात्र तरीका है परेशानियों को गले लगाओ, आगे बढ़ो। उसको आपको झेलना ही पड़ेगा, परेशानियों को, आज ना आज के दिन। सिंपल सी बात है, ठीक है। खुल के खेलिएगा, चीजों को बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ाना है। और जो हमारी एनटीपीसी की क्लास है वह आपकी कल होगी।
ठीक है, सांस लेने के लिए समय समय पर व्हेल को इसी वजह से सतह पर आना पड़ता है। उम्मीद है कि आपका प्यार बना रहेगा, कल इससे भी तगड़ा मौका आपको देखने को मिलेगा और कुछ नई चीजें भी की जा रही हैं। जल्दी ही मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।